अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बैक टू द फ्यूचर 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां बैक टू द फ्यूचर खत्म हुई थी, यानी कि अक्टूबर 26, 1985 की सुबह। मार्टी जेनिफर के साथ अपने घर के बाहर है। वहां डॉग ब्राउन आते हैं और कहते हैं कि उन्हें फ्यूचर में जाना होगा ताकि वो मार्टी के फ्यूचर किड्स की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकें। अब क्योंकि मार्टी की गर्लफ्रेंड जेनिफर भी डिलोरियन टाइम मशीन के बारे में जान गई है, तो डॉग डिसाइड करते हैं कि जेनिफर भी साथ चले। इस दौरान एक गड़बड़ हो जाती है। बिफ टैनन एक्सीडेंटली मार्टी, जेनिफर और डॉग को फ्यूचर में जाते हुए देख लेता है। गाड़ी हवा में उड़ती है और ये तीनों 21 अक्टूबर 2015 में एंटर करते हैं। थोड़ी देर में ही जेनिफर के सवालों से परेशान होकर डॉग को जेनिफर को बेहोश करना पड़ता है। डॉग का मानना है कि किसी का भी अपने फ्यूचर के बारे में जरूरत से ज्यादा जानना सही नहीं है। डॉग अपने डिलोरियन को कोर्ट हाउस स्क्वायर में लैंड करते हैं। जेनिफर अब भी नींद में है। मार्टी और डॉग उसे एक सेफ जगह पर लेकर जाते हैं और अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। डॉग मार्टी को उन सभी इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं जिनकी वजह से फ्यूचर मार्टी का डाउनफॉल हो रहा है। फिर डॉग मार्टी को अपना वो प्लान भी बताते हैं जिससे वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। दरअसल फ्यूचर में मार्टी का बेटा यानी मार्टी जूनियर बिफ के पोते ग्रिफ और उसके गैंग के साथ मिलकर एक डकैती करता है, जिस वजह से मार्टी जूनियर को जेल हो जाती है। वहीं उसकी बहन मार्लिन मैकफ्लाई उसे जेल से बाहर निकालने की कोशिश करती है। सो फ्यूचर में मैकफ्लाई फैमिली की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। डॉग का प्लान है कि मार्टी अपने बेटे की जगह लेकर ग्रिफ से कहे कि वो उनके साथ रॉबरी में हिस्सा नहीं लेगा। मार्टी डॉग के बताए प्लान को फॉलो करता है, मगर ठीक उसी वक्त मार्टी जूनियर भी वहां पहुंच जाता है। किसी तरह मार्टी अपने प्लान में कामयाब हो जाता है, पर इससे ग्रिफ का गैंग गुस्सा हो जाता है। वो मार्टी का पीछा करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह 1955 में बिफ और उसके गैंग ने किया था। लेकिन जिस तरह बैक टू द फ्यूचर पार्ट 1 में मार्टी फ्यूचर से पास्ट में गया था और वहां के लोगों के लिए मार्टी के स्टंट और एक्शंस एकदम नए थे, उसी तरह क्योंकि मार्टी बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2 में फ्यूचर में गया है, तो फ्यूचर जनरेशन मार्टी से ज्यादा एडवांस्ड है। फिर भी मार्टी किसी तरह ग्रिफ और उसके गैंग से बच जाता है। ग्रिफ और उसका गैंग एक कोर्ट हाउस की बिल्डिंग से टकराते हैं और जेल पहुंच जाते हैं। इससे फ्यूचर में रॉबरी यानी डकैती की घटना टल जाती है। बूढ़ा बिफ भी ये सब देखता है और उसे याद आता है कि 1955 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। खैर, मार्टी टाइमलाइंस चेंज कर चुका है। कुछ देर पहले बूढ़े बिफ ने उसे बताया था कि मार्टी सीनियर एक नाकामयाब इंसान है। मार्टी 2015 की एक एंटीक शॉप में जाता है और वहां से 1950 से 2000 तक की जानकारी देने वाली एक किताब खरीद लेता है। वो स्पोर्ट्स अल्मनैक को अपने साथ 1985 में लेकर जाने की कोशिश करता है। मार्टी सोचता है कि इस स्पोर्ट्स मैगजीन की मदद से वो प्रेजेंट में जाकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाएगा। डॉग मार्टी को ऐसा करने से मना करते हैं। डॉग कहते हैं कि उन्होंने टाइम मशीन को इस तरह पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया। खैर, ये बात और है कि डॉग खुद फ्यूचर में जाकर देखना चाहते थे हु विंस द नेक्स्ट 25 वर्ल्ड सीरीज। लेकिन डॉग की ये विश सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी थी। वो टाइम मशीन के थ्रू गैम्बलिंग करके पैसा नहीं कमाना चाहते थे। 2015 का बिफ ये बातें सुन लेता है और उनके डस्टबिन में फेंकी गई किताब को उठा लेता है। डॉग और मार्टी जेनिफर को लेकर वापसी की प्लानिंग करते हैं, मगर फ्यूचर पुलिस ऑफिसर्स करंट जेनिफर के थंब प्रिंट चेक कर चुकी है। पुलिस उसे फ्यूचर की मिसेस मार्टी मैकफ्लाई समझकर उसके घर ले जाती है। डॉग और मार्टी उसे फॉलो करते हैं। डॉग को डर है कि दोनों जेनिफर्स का अगर आमना सामना हो गया तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक्चुअली इससे दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि जेनिफर शॉक से बेहोश हो सकती है, और दूसरी ये कि प्लेस और टाइम के मिसमैच होने से पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए। करंट जेनिफर अपने फ्यूचर हाउस में पहुंच चुकी है। वो छुपकर देखती है कि कैसे उसके घर में कई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन फिर भी उसकी फ्यूचर फैमिली लाइफ एक आइडियल लाइफ नहीं है। 2015 के मार्टी को एक वीडियो कॉल आती है जहां मार्टी का कलीग नीडल्स उसे एक प्रॉफिटेबल मगर इल्लीगल स्कीम के बारे में बताता है और उसे कोऑपरेट करने के लिए कहता है। वो मार्टी से उसका क्रेडिट कार्ड नंबर भी मांगता है।
इसी दौरान अचानक मार्टी का जापानीज बॉस ये सब सुन लेता है और मार्टी को चीटिंग करने के आरोप में जॉब से निकाल देता है। जेनिफर भी इस बारे में जान चुकी है। तभी डॉक जेनिफर को ढूंढ लेते हैं और उसे घर से बाहर आने को कहते हैं। बदकिस्मती से प्रेजेंट और फ्यूचर जेनिफर एक दूसरे को देख लेती हैं और वो शॉक से बेहोश हो जाती हैं। जहां डॉक किसी तरह से जेनिफर को रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, वहीं मार्टी एक ऑटोमेटिक डॉग वॉकर को देखकर हैरान रह जाता है कि फ्यूचर में क्या क्या नई चीजें बन गई हैं। वह फ्यूचर के आस पड़ोस को देखकर भी हैरान है, क्योंकि ये उसकी सोच से एकदम अलग है। वहीं जब डिलोरियन के पास कोई नहीं होता तो मौका देखकर 2015 का बिफ इसे चुरा कर ले जाता है और टाइम ट्रैवल करते हुए 1955 के 12 नवंबर की शाम को 6:48 के वक्त पर पहुंचता है। मार्टी और डॉक जेनिफर के साथ जब तक टाइम मशीन की लोकेशन पर पहुंचते हैं, तब तक बिफ वहां वापस आ जाता है। ऐसा लगता है कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है। खैर, डॉक को लग रहा है कि इस टाइम मशीन का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है और इसीलिए वो 1985 में जाते ही इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। फिर 1985 में वापस आने के बाद मार्टी और डॉक जेनिफर को उसके घर के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। यह मार्टी नोटिस करता है कि घर की विंडोज पर बार्स हैं, जिसे देखकर ये अंदाजा हो जाता है कि ये 1985 वो 1985 नहीं है जहां से ये लोग गए थे। यहाँ पर कुछ तो अजीब है। जब मार्टी को डॉक उसके घर ड्रॉप करते हैं तो यहाँ मार्टी का वो घर भी नहीं है जिसमें वो टाइम ट्रैवल करने से पहले रहा करता था। यहाँ अब एक अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली रहती है। जब मार्टी किसी तरह अपने कमरे में जाने की कोशिश करता है तो यहाँ मौजूद एक लड़की शोर मचा देती है। शोर सुनकर उसके पिता बाहर आते हैं। मार्टी किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। मार्टी भागते भागते एक ऐसी सड़क पर पहुंचता है जहां आसपास कई गाड़ियां हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इस शहर में कोई कायदा कानून ही नहीं है। ये जगह काफी खतरनाक लग रही है। मार्टी को लगता है कि शायद वो गलत ईयर में लैंड हुआ है, पर जब वो न्यूज़पेपर देखता है तब उसे पता चलता है कि आज 26 अक्टूबर 1985 है। यह मार्टी को मिस्टर स्ट्रिकलैंड दिखते हैं, पर वो मार्टी को पहचानने से इनकार कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये वही इंसान है जो रोज उनका न्यूज़पेपर चुराता है। मार्टी उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो मार्टी है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। कुछ देर बाद मार्टी शहर के बीचों बीच जाता है। वो देखता है कि कोर्ट हाउस कसिनो होटल बन चुका है, जिसके साथ ही मौजूद है बिफ टैनन म्यूजियम। मार्टी देखता है कि यहाँ बिफ की लाइफ पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि वो कैसे रातों रात एक अमीर आदमी बन गया। इस डॉक्यूमेंट्री से पता चलता है कि कैसे बिफ अपने 21st बर्थडे पर एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स बेट जीता था। वो इतनी शर्तें जीत चुका है कि बैटिंग की दुनिया में उसे द लकीएस्ट मैन ऑन अर्थ कहा जाता है। डॉक्यूमेंट्री में बताया जाता है कि अब वो एक बड़ा बिजनेसमैन है और ये भी कि उसने अपनी हाई स्कूल स्वीटहार्ट लोरेन बेन्स मैकफ्लाई से शादी कर ली है। तभी बिफ के गैंग मेंबर्स आते हैं। वो मार्टी पर हमला करते हैं। जब मार्टी को होश आता है तो वो सामने अपनी माँ को देखता है। मार्टी को लगता है कि वो अब तक एक सपना देख रहा था, पर मार्टी की मॉम उसे कहती है कि वो 27th फ्लोर पर एकदम सेफ है। लाइट्स ऑन होने के बाद मार्टी देखता है कि उसकी मॉम काफी बदली बदली सी नजर आ रही है। वो शराबी है, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज भी करवाई हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। तभी कमरे में बिफ की एंट्री होती है। वो पूछता है कि इस वक्त वो अपने बाकी भाई बहनों के साथ स्विट्जरलैंड के बोर्डिंग स्कूल में क्यों नहीं है। बिफ लोरेन को ताना मारता है कि मार्टी बिल्कुल अपने बाप जॉर्ज की तरह है। लोरेन को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो जॉर्ज को डिफेंड करती है, जिस पर बिफ गुस्से में लोरेन को धक्का देता है। ये देखकर जब मार्टी लोरेन को बचाने के लिए आता है तो बिफ के गैंग मेंबर्स उसे रोक देते हैं। इस बीच लोरेन कहती है कि वो बिफ को छोड़कर जाना चाहती है। वहीं बिफ उसे धमकी देता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो अपना लग्जूरियस लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाओगी। बिफ उसे कहता है कि वो मार्टी और लोरेन के बाकी बच्चों को जेल भिजवा देगा। लोरेन उससे माफी मांगती है और मार्टी से कहती है कि सब उसी की गलती है। जब मार्टी लोरेन से अपने पिता जॉर्ज के बारे में पूछता है तो लोरेन उसे बताती है कि जॉर्ज अब इस दुनिया में नहीं रहा। दुखी मार्टी कब्रिस्तान पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि वाकई उसके पिता की मौत हो चुकी है। यहाँ डॉक आते हैं।
वो मार्टी को बताते हैं कि ये वो टाइमलाइन नहीं है जहां उन्हें होना चाहिए। डॉक मार्टी को अपनी लैब में लेकर जाते हैं। यहाँ मार्टी की नज़र पुराने न्यूज़पेपर्स पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत कैसे हुई थी। डॉक मार्टी को समझाते हैं कि किसी ने टाइम मशीन के जरिए टाइमलाइन में छेड़छाड़ की है, इसीलिए फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है वो ही सच है। इसी बीच डॉक और मार्टी को पता चलता है कि ओल्ड बिफ ने पास्ट में जाकर कुछ इवेंट्स को चेंज किया है। डॉक मार्टी को वो न्यूज़पेपर हेडलाइन भी दिखाते हैं जिसमें बिफ की फर्स्ट सक्सेसफुल बेट का जिक्र होता है, यानी 1958 की हॉर्स रेस। मार्टी का शक यकीन में बदल जाता है कि ओल्ड बिफ ने फ्यूचर से आकर स्पोर्ट्स एल्मनैक करंट बिफ को दी है। डॉक एक बार फिर दोहराते हैं कि इसीलिए टाइम ट्रैवल करने वाली ये मशीन नुकसानदेह साबित हो सकती है। डॉक कहते हैं कि जैसे ही सभी टाइमलाइंस ठीक हो जाएंगी वो टाइम मशीन को नष्ट कर देंगे। मार्टी कहता है कि उन्हें 2015 में वापस जाकर ओल्ड बिफ को टाइम मशीन की मदद से हिस्ट्री चेंज करने से रोकना होगा, पर डॉक उसे वार्न करते हैं कि अगर वो इस टाइमलाइन के हिसाब से फ्यूचर में गए तो 2015 का बिफ और भी ज्यादा पावरफुल होगा। डॉक मार्टी को कुछ न्यूज़पेपर्स दिखाते हैं जिनमें मेंशन है कि 2015 के डॉक एक असाइलम में हैं, सो उन्हें पागल करार दिया जा चुका है। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोस को सपोर्ट मिलेगा। अब मार्टी बिफ के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसके पास स्पोर्ट्स एल्मनैक कहाँ से आई। बिफ मार्टी से कहता है कि वो इस बुक के बारे में कैसे जानता है। मार्टी के एक बार फिर सवाल पूछने पर बिफ उसे अपने प्राइवेट ऑफिस में लेकर जाता है और उसे बताता है कि किस तरह 12 नवंबर 2055 को उसके एक दूर के रिश्तेदार ने उसे ये किताब दी थी और इस सीक्रेट को किसी को ना बताने के लिए कहा था। फिर वो आदमी अचानक गायब हो गया और उस दिन के बाद वो उससे कभी नहीं मिला। बिफ कहता है कि उस इंसान ने एक बात और कही थी कि फ्यूचर में उसका सामना एक साइंटिस्ट या एक बच्चे से हो सकता है। वो इस किताब के बारे में जानते होंगे। अगर वो कभी तुमसे मिलें या तुमसे इस बारे में पूछें तो तुम्हें उनसे छुटकारा पाना होगा। बिफ समझ जाता है कि उसे मार्टी के बारे में ही आगाह किया गया था, इसीलिए वो उस पर गोली चलाता है, बट मार्टी वहां से बच निकलता है। मार्टी अपनी जान बचाते हुए बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। यहाँ बिफ उसे कहता है कि या तो वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दे या फिर उसे गोली का शिकार बनाया जाएगा। मार्टी बिफ को कहता है कि अगर वो उसे गोली मार देगा तो पुलिस उसकी बुलेट और गन को मैच कर लेगी, पर बिफ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो कहता है कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह वो जॉर्ज को मारने के बाद भी बच निकला था, इस बार भी बच जाएगा। तभी मार्टी बिल्डिंग से कूद जाता है और डॉक की टाइम मशीन पर जा पहुंचता है। ये देखकर बिफ हैरान हो जाता है और देखते ही देखते मार्टी और डॉक हवा में गायब हो जाते हैं। अब डॉक टाइम मशीन को 12 नवंबर 1955 की डेट पर सेट करते हैं। ये वही तारीख है जब ओल्ड बिफ ने पास्ट में जाकर यंग बिफ को स्पोर्ट्स एल्मनैक दी थी। इत्तेफाक की बात यह है कि ये वही डेट है जब जॉर्ज और लोरेन कॉलेज डांस में पहली बार किस करते हैं। तो डॉक और मार्टी 1955 में ट्रैवल करते हैं। डॉक मार्टी से कहते हैं कि वो तब तक इंतजार करे जब तक ओल्ड बिफ यंगर बिफ को स्पोर्ट्स एल्मनैक ना दे दे, ताकि ओल्ड बिफ को ये लगे कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गया है। मार्टी लेदर जैकेट, हैट और ग्लासेस के साथ स्पाई लुक में वहां पहुंचता है जहां यंग बिफ कहीं जाने की तैयारी में है। मार्टी उसकी कार में छुपकर एक मैकेनिक की शॉप तक पहुंचता है। यहाँ ओल्ड बिफ भी है जो पुरानी बातें याद करते हुए मुस्कुराता है। खैर तभी यंग बिफ की नजर लोरेन पर पड़ती है। वो लोरेन को परेशान करने के लिए पहुंच जाता है। बिफ चाहता है कि लोरेन उसके साथ डांस पर जाए, पर लोरेन कैल्विन क्लाइन यानी बैक टू द फ्यूचर 1 वाले मार्टी के साथ डांस पर जाना चाहती है। लोरेन उसे कहती है कि वो उसके साथ कभी नहीं जाएगी, चाहे उसके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो। वहीं बिफ कहता है कि वो एक दिन उसे अपना बनाकर रहेगा। फिर जब बिफ अपनी कार की तरफ बढ़ता है तो यहाँ उसे ओल्ड बिफ अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा दिखता है। बिफ उसे गाड़ी से उतरने को कहता है, पर ओल्ड बिफ गाड़ी स्टार्ट कर देता है। कि देखकर यंग बिफ हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैकेनिक की शॉप पर यंग बिफ ने कहा था कि सिर्फ वही अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकता है।
ओल्ड और यंग बिफ गाड़ी से घर पहुंचते हैं। यंग बिफ ये देखकर हैरान रह जाता है कि इस अजनबी बूढ़े शख्स को उसके घर का पता मालूम है। अब ओल्ड बिफ अपने यंग सेल्फ को स्पोर्ट्स एल्मनाक देता है, साथ ही कहता है कि ये किताब उसे अमीर बना देगी। वो बताता है कि इसमें 1950 से साल 2000 तक के सभी स्पोर्ट्स इवेंट्स के रिजल्ट्स हैं। यंग बिफ को यकीन नहीं होता, सो ओल्ड बिफ उसकी कार के रेडियो पर लाइव फुटबॉल गेम ट्यून इन करता है। पता चलता है कि किताब में जिस टीम की जीत की बात लिखी थी, असल में वही टीम जीती। ओल्ड बिफ सही साबित होता है और यंग बिफ को यकीन आ जाता है कि ये स्पोर्ट्स एल्मनाक सही है। ओल्ड बिफ यंग बिफ से कहता है कि वो हमेशा इसकी मदद से विनर पर बेट लगाए। बिफ इस बुक को कार की बैक साइड में डाल देता है और इससे पहले कि मार्टी के हाथ ये किताब लगती, ओल्ड बिफ इसे झपट लेता है और यंग बिफ को कहता है कि खबरदार, जो ये किसी और के हाथ लगी। वो इस किताब को हमेशा संभाल कर रखने की नसीहत देता है। ओल्ड बिफ इस एल्मनाक को यंग बिफ की जेब में रखता है और कहता है कि इस बारे में कभी किसी से जिक्र ना करे। इसी बीच ओल्ड बिफ यंग बिफ को मार्टी या डॉग के बारे में भी वार्न करता है। वहीं मार्टी कार से बाहर आने की कोशिश करता है, पर गैराज डोर लॉक होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। वो डॉग को वॉकी टॉकी पर बताता है कि बिफ और ओल्ड बिफ बुक के साथ यहाँ से निकल गए हैं। बिफ डांस पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। जैसे ही मार्टी और बिफ कॉलेज के लिए निकलते हैं, डॉग मार्टी को ढूंढते हुए बिफ के गैराज पहुंचते हैं। वहीं मार्टी बिफ के पीछे पीछे यहाँ से निकल चुका है। कॉलेज के डांस इवेंट पर पहुंचकर मार्टी अपनी दूरबीन से बिफ पर नजर रखता है और तभी उसे पता चलता है कि बिफ ने स्पोर्ट्स मैगजीन को अपनी पैंट की बैक पॉकेट में रखा है। यह मार्टी की नजर अपने डैड पर भी पड़ती है, जो डांस कर रहे हैं। मार्टी लगातार बिफ और उस स्पोर्ट्स मैगजीन पर नजर रख रहा है। अगले सीन में जैसे ही मार्टी बिफ की पॉकेट से मैगजीन निकालने ही वाला होता है, तभी प्रोफेसर स्ट्रिकलैंड बिफ को पकड़ लेते हैं और उससे मैगजीन लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। मार्टी भी उनका पीछा करते हुए छिपते छिपाते उनके कमरे में जाता है। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से वो मैगजीन मार्टी को मिल जाती है, पर उसे देखने के बाद मार्टी को पता चलता है कि ये वो किताब नहीं है जिसकी उसे तलाश थी। मार्टी डॉग से कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि उसे अब भी वो मैगजीन नहीं मिली है। डॉग मार्टी से कहते हैं कि उसे बिफ को ढूंढना होगा। तभी मार्टी की नजर खिड़की से आने वाले शोर पर पड़ती है। यहाँ बाहर वही सीन चल रहा है जो हमने पिछली फिल्म में देखा था, जब मार्टी के डैडी बिफ को पंच मारते हैं और लोरेन को डांस के लिए अपने साथ ले जाते हैं। बिफ के साथ हुए इस हादसे के शोर को सुनकर यहाँ काफी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। मौका देखकर मार्टी आता है और बिफ की जैकेट से स्पोर्ट्स मैगजीन लेकर यहाँ से निकल जाता है। बिफ के दोस्तों को लगता है कि मार्टी बिफ का पर्स लेकर भागा है। वो मार्टी का पीछा करते हुए डांस हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ अंदर वो ये सोचकर सोच में पड़ जाते हैं कि इतने कम वक्त में मार्टी स्टेज पर कैसे पहुंच गया और गिटार कैसे बजाने लगा। बिफ के दोस्त कैल्विन क्लाइन को सबक सिखाने की कोशिश करते हैं, पर मार्टी वहां मौजूद सैंड बैग्स को उन पर गिरा देता है। मार्टी यहाँ से निकलना चाहता है, मगर फिर बिफ से टकरा जाता है। बिफ मार्टी को काफी उल्टी सीधी बातें कहता है, जिसे सुनकर मार्टी गुस्सा हो जाता है। हम जानते हैं कि मार्टी के अंदर एक कमी है और वो है उसका गुस्सा। वो बिफ को जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक उस रास्ते से पार्ट 1 वाला मार्टी दरवाजा खोलकर भागता है, जिससे प्रेजेंट वाले मार्टी को चोट लगती है और वो गिर जाता है। बिफ इसका फायदा उठाकर मार्टी पर हमला करता है और उससे मैगजीन छीन लेता है। तभी मार्टी का इंतजार कर रहे डॉग वहां आ जाते हैं और मार्टी को कार में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। मार्टी अपने स्केटबोर्ड की मदद से बिफ की कार का पीछा करता है और मैगजीन फिर से हासिल करने की कोशिश करता है। बिफ और मार्टी ड्राइव करते करते एक टनल में पहुंच जाते हैं। यहाँ बिफ मार्टी को गहरी चोट पहुंचाना चाहता है। मार्टी घूमकर बिफ की कार के आगे आ जाता है और फाइनली मैगजीन को हासिल कर लेता है। इतने में डॉग भी हवा में उड़ते हुए अपनी कार को ले आते हैं और मार्टी कार से लटक रही रस्सी का सहारा लेकर ऊपर पहुंच जाता है। बिफ को हवा में उड़ने वाली कार देखकर हैरानी होती है और देखते ही देखते वो एक गार्बेज ट्रक से टकरा जाता है। उधर ऊपर मौसम खराब होने की वजह से डॉग मार्टी को कहते हैं कि वो फिलहाल इस रूट को नहीं ले पाएंगे। डॉग मार्टी को एक जगह इंतजार करने को कहते हैं। मार्टी सारी मुसीबत की जड़ यानी स्पोर्ट्स एल्मनाक को जला देता है।
और देखते ही देखते मार्टी के पास मौजूद न्यूज़पेपर में छपी घटनाएं बदल जाती हैं। मार्टी डॉग को इन्फॉर्म करता है कि उन्होंने फ्यूचर को पहले की तरह कर दिया है और अब सब ठीक है। डॉग भी ये देखते हैं कि उनके पास मौजूद न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बदल गई हैं। इससे पहले डॉग डेलोरियन को लैंड कर पाते, बिजली गिरने की वजह से कार रुक जाती है और एक्सप्लोड हो जाती है। मार्टी देखता है कि कार और डॉग गायब हो गए हैं। मार्टी ये सोचकर दुखी हो जाता है कि अब वो हमेशा के लिए 1955 में रह जाएगा। पर कुछ सेकंड्स में वहां एक आदमी पहुंचता है। वो वेस्टर्न यूनियन का डिलीवरी मैन है। उसके पास मार्टी के लिए एक खत है। डिलीवरी मैन मार्टी को बताता है कि ये खत करीब 70 साल से उनकी कंपनी के पास है। इसके साथ कुछ खास इंस्ट्रक्शंस थी कि ये लेटर 12 नवंबर 1955 को इस एग्जैक्ट लोकेशन और टाइम पर सिर्फ मार्टी मैकफ्लाई को ही दिया जाए। ये लेटर डॉग ने मार्टी के लिए भेजा था, ये बताने के लिए कि वो एकदम सही सलामत हैं। लेटर में डॉग मार्टी को बताते हैं कि बिजली गिरने की वजह से गड़बड़ हुई और टाइम मशीन उन्हें गलती से 1885 में ले गई। सो वो फिलहाल पास्ट में जी रहे हैं। लेटर मिलते ही मार्टी 1955 के डॉग को ढूंढने की कोशिश करता है, जिन्होंने जस्ट अभी अभी पार्ट 1 वाले मार्टी को 1985 में भेजा है। जब 1955 के डॉग देखते हैं कि मार्टी फिर फ्यूचर से वापस आ गया है, तो वो शॉक से बेहोश हो जाते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अब पार्ट 3 में क्या होगा, ये जानने के लिए कीजिए थोड़ा और इंतजार। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।